जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्टेट पेपर 1 साइंस सब्जेक्ट के सिलेबस की। बहुत सारे मित्रों ने बीएड कर रखा है और उसने स्टेट का फॉर्म भी डाला होगा, और अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं आप उधेड़बुन में होंगे कि जो साइंस का पूरा सिलेबस दिया गया है उसमें किस किस बातों पे डिस्कशन किया गया है। मेरे मित्र, जो बिहार बोर्ड की तरफ से हाल ही में स्टेट परीक्षा के लिए सिलेबस दी गई है वो आपका सिर्फ सिलेबस नहीं है, आप एक तरह से कह सकते हो पूरा का पूरा टॉपिक आपको बता दिया गया है। और पूरा टॉपिक बताने के बाद अगर आप सही से रिवीजन करके नहीं जाते हो तो आपके लिए सर बहुत ही कह सकते हो कि ये एक विडंबना हो जाएगी कि हमें सारा चीज मालूम था और हम एग्जाम पास नहीं कर पाए। तो अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड की तरफ से जो हाल में साइंस सब्जेक्ट या अदर सब्जेक्ट के लिए सिलेबस दी गई है उसको एक बार जरूर देखना चाहिए। फिलहाल हम लोग बात करेंगे पेपर 1 साइंस सब्जेक्ट के सिलेबस की। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करें पेपर 1 साइंस सब्जेक्ट के सिलेबस की तो आप सबों को मालूम है कि जो आपका ये पेपर 1 होने वाला है ये किस क्लास के लिए होगा, तो सर 9th और 10th के लिए होगा। ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका साइंस सब्जेक्ट है इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये टोटल क्वेश्चन जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। यानी कि आपका जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए जो भी टॉपिक है वो पूरा का पूरा बिहार बोर्ड की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। और ऐसे में आपको सर पूरी तरह से यहां पे संज्ञान में इन सभी सिलेबस को लेना चाहिए ताकि आपका एग्जाम बेहतर जाए और आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। बात कर लेते हैं हम लोग अपने पहले पॉइंट की और पहले सिलेबस की। तो पहले पॉइंट में जो आपका सिलेबस का जिक्र किया गया है इसमें है आपका पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता सुधार के लिए चयन, उर्वरक एवं खाद का उपयोग करने एवं कीट रोगों से बचाव, जैव कृषि। यानी कि आपको प्लांट रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजर और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का क्या उपयोग होता है, खाद क्या होते हैं, इन सभी का नॉलेज चाहिए। साथ में कीट रोगों से बचाव और जैव कृषि की भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ध्यान में रखेंगे कि अगर आपने फिजिक्स से ऑनर्स करा है, केमिस्ट्री से ऑनर्स करा है, बायो से ऑनर्स करा है और आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सर ऐसा नहीं है कि आपको फिजिक्स से संबंधित ही 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या केमिस्ट्री से संबंधित ही 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस स्ट्रीम में आप किसी भी सब्जेक्ट से ऑनर्स करो, आपने अगर पेपर 1 के लिए अप्लाई करा है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिला के 100 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस भ्रम में आप नहीं रहेंगे। नेक्स्ट आपका है वाष्पीकरण, उष्मा का अवशोषण, फिर है आपका ठोस, द्रव और गैस विशिष्टता, आकार, आयतन, घनत्व, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, द्रवन, जमना, वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो सिलेबस दी गई है इन सभी सिलेबस का अगर हम लोग बुक में निचोड़ की बात करें तो ये सारे सिलेबस आपको कहां मिलेंगे और किस चैप्टर में मिलेंगे, आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो प्लांट और एनिमल रिप्रोडक्शन है ये आपको क्लास 10th में पूरा कवर हो जाएगा। इसके लिए आपको और कोई बुक फॉलो नहीं करना है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे उर्वरक, फर्टिलाइजर्स और खाद के उपयोग की और साथ ही साथ कीट रोगों से बचाव और जैव कृषि की, तो ध्यान में रखेंगे क्लास 8 का बायो का पहला चैप्टर आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट मेरे मित्र, वाष्पीकरण और उष्मा का अवशोषण, तो ध्यान में रखेंगे जब आप क्लास 9th के केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो पहले चैप्टर में ही आपका वाष्पीकरण क्लियर हो जाएगा। और ऐसे जो ठोस, द्रव और गैस विशिष्टता दी गई है, यानी कि ठोस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, गैस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, द्रव की क्या प्रॉपर्टीज होती है, साथ में प्लाज्मा अवस्था क्या होता है, बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था क्या होता है, द्रवन की गुप्त उष्मा क्या होती है, वाष्पन की गुप्त उष्मा क्या होती है, वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, ये सारे चीजें आपको 9th के पहले चैप्टर का केमिस्ट्री जो है उसमें मिल जाएगा। यानी कि 9th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में आपको ये पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अगले चैप्टर की तो तत्व, यौगिक और मिश्रण, समांगी और असमांगी मिश्रण, कोलाइड्स और निलंबन, मूल इकाई, अणु और परमाणु, स्थिर अनुपात का नियम, आणविक और परमाणुिक संहितियां, मोल की अवधारणा, कण की संहिति और संख्या के साथ मोल का संबंध, संयोजकता, समान यौगिकों के रासायनिक सूत्र, परमाणु, सूक्ष्मतम कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, समस्थानिक, संभारिक। मेरे मित्र, ये पूरा का पूरा जो आपका टॉपिक है ये सारे टॉपिक आपको कहां देखने को मिल जाएंगे, ये सारे टॉपिक आपको क्लास 9th का जो एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन है, यानी कि जो आप कह सकते हो पदार्थों का वर्गीकरण वाला चैप्टर है, उसमें ये पूरा का पूरा टॉपिक मिल जाएगा। जहां पे आपको एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ना है, कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ना है, मिक्सचर के बारे में भी पढ़ना है, सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ना है, सॉल्यूशन के जो टाइप हैं, कोलाइडल, निलंबन, इन सभी के बारे में आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि क्लास 9th के दूसरे चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा।
जाएगा। साथ में यहाँ पे जो मोल अवधारणा और साथ ही स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, इन सभी चीजों की चर्चा की गई है। यह आपको क्लास 9th केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर में मिल जाएगा, जो कि आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन के नाम से चैप्टर है, और उसी में आपको मोल कंसेप्ट भी देखने को मिल जाएंगे। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो समस्थानिक और संभारिक की बात की गई है, ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में मिल जाएंगे, और उसकी भी जिक्र यहाँ पे कर दी गई है। परमाणु, सूक्ष्मतम कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि आप कह सकते हो कि क्लास 9th का पूरा केमिस्ट्री जो है वो आपको इस दो पॉइंट मिला करके सिलेबस के रूप में दे दिया गया है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक है पौधे और जंतुओं में विविधता, वैज्ञानिक नामकरण के आधारभूत मुद्दे, वर्गीकरण का आधार, वर्गों एवं समूह का पदानुक्रम, पौधे के प्रमुख समूल, विशेष लक्षण, बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आप कहेंगे सर ये सिलेबस कहां मिलेगा? तो मेरे मित्र एनसीईआरटी ने बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर को अभी हाल ही में सर स्किप कर दिया था, लेकिन एनसीईआरटी में ये चैप्टर अभी है ही। ध्यान में रखेंगे कि ये जो पौधे और जंतुओं में विविधता दी गई है, इसके लिए आपके पास सिंगल चैप्टर है क्लास 9th के बायो में, जिसको हम लोग बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जैव विविधता के नाम से जानते हैं। इसमें आपको पूरा का पूरा जो प्लांट और एनिमल है उसकी जो कैटेगरी है या आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन है वो दे दिया गया है। जैसे कि अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसी तरह अगर हम जंतुओं में आएंगे तो जंतुओं में भी आपको ऑर्थोपोडा पढ़ना है, एनिलिडा पढ़ना है, इसके बाद जो है आपका मोलस्का है। फिर अगर हम लोग वर्टिब्रे की बात करेंगे तो उसमें पीसेज आ जाएंगे, एवीज आ जाएंगे। मतलब आप कह सकते हो पूरा का पूरा बायोडायवर्सिटी आपको क्लियर करके जाना है। बायोडायवर्सिटी किस क्लास में है? क्लास 9th में है। नेक्स्ट है जंतुओं के प्रमुख समूह, अकशेरुकी, फाइलम संघ तथा कशेरुकी क्लास वर्ग तथा कशेरुकी जीवन की आधारभूत इकाई के रूप में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। फिर उसके बाद है आपका जीव कोशिका, झिल्ली एवं कोशिका भित्ति, कोशिकांग। ध्यान में रखेंगे कि क्लास 9th में आपको सेल भी पढ़ना है और सेल का पूरा कंसेप्ट चाहिए, यानी कि क्लास 9th के बायो का पहला चैप्टर सेल है, उसके बाद दूसरा चैप्टर टिश्यू हुआ, तीसरा चैप्टर बायोडायवर्सिटी। तो ये पूरा टॉपिक जो है आपका वो क्लास 9th के बायो से रिलेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रवी जालिका, गोल्जी का केंद्र, क्रोमोसोम, आधारभूत संरचना एवं संख्या, जैविक गठन के स्तर, उत्तक, अंग, अंगतंत्र एवं जीव, पादप एवं जंतु उत्तक की संरचना तथा कार्य। मेरे मित्र मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लास 9th का जो पूरा बायो का सिलेबस है वो आपको कवर करना है, जिसमें आपका सेल आएगा। अब सेल आएगा तो सेल जब आप पढ़ेंगे तो सेल के सेल ऑर्गेनेल्स भी पढ़ेंगे, और सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तो चला जी ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स जिसको हम लोग रिक्तिकाएं बोलते हैं, अंतःद्रवी जालिका जिसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, उसके बाद आपका केंद्र, क्रोमोसोम, ये सब के सब क्या है? कोशिका के अंग है। तो जब आप सेल पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ सेल, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, इसके बारे में भी पढ़ना होगा, साथ में आपको सेल ऑर्गेनेल्स को भी पूरी तरह से पढ़ना होगा। तो ये आपका जो है ये पूरा का पूरा आप कह सकते हो क्लास 9th का बायोलॉजी है। और साथ ही इधर जो आपने देखा ये पूरा का पूरा आपका क्लास 9th का क्या है? तो सर केमिस्ट्री का चैप्टर है। नेक्स्ट मेरे मित्र इसी में है आपका कि सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु एवं प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग एवं बचाव। ध्यान दीजिएगा कि इसका कुछ पार्ट आपको क्लास 9th में मिल जाएगा, जो जिसमें आपका चैप्टर है कि व्हाई डू वी फॉल इल, मतलब हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। उसमें आपको ये जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ में अगर आप क्लास 8 का जो बायोलॉजी का चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो है, यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र और दुश्मन किस तरह से होते हैं, इसको एक बार कवर कर लेते हैं तो मेरे समझ से कंसेप्ट आपका और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे मित्र पदार्थों का अंतर कोशिकीय एवं किसी लिविंग सिस्टम में कोशिकीय वातावरण में विसरण, विनिमय, पोषण, जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जन, गैसीय आदान प्रदान में विसरण, विनिमय की भूमिका। ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग क्लास 9th के बायो और केमिस्ट्री को अच्छे से डिस्कस करते हैं तो यहां पे जो आपका कोशिकीय वातावरण कहा जा रहा है, जिसमें विसरण, विनिमय, पोषण, जल और खाद्य पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जन, गैसीय आदान प्रदान है, ये सब का सब आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें 9th का बायोलॉजी उल्टाना होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो आपका नेक्स्ट है गति, विस्थापन, वेग, समान वेग एवं असमान वेग का सरल रेखीय अध्ययन, त्वरण, समान, मतलब पूरा तरह से कह सकते हो कि क्लास 9th का जो मोशन एंड टाइम चैप्टर है चेला वो आपको पूरा करना होगा, यानी कि फिजिक्स का ये पोर्शन आ गया है आपका यहाँ पे। अभी तक आपने क्लास 9th के केमिस्ट्री और बायो को एक्सप्लेन करा, अब यहां से आपकी फिजिक्स क्लास 9th की स्टार्ट हो जाती है।
नेक्स्ट आपका चैप्टर है बल और गति, न्यूटन के गति नियम, पिंड का जड़त्व और संहति संवेग, बल और त्वरण, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये आपका क्लास 9 का जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है सर, ये पूरा आपको कवर करके जाना चाहिए एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट ध्यान में देंगे कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर, तैरती हुई बस्ती, दाब, परनोद, आर्किमिडीज का सिद्धांत, मतलब फ्लोटेशन जो चैप्टर है वो आपका पूरा का पूरा इसमें रिलेट किया गया है। दाब और परनोद, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन, अपेक्षिक घनत्व का प्रारंभिक ज्ञान, मतलब आप कह सकते हो ये पूरा का पूरा आपको क्लास 9 का फिजिक्स है। ध्यान देंगे कि पहला आपको क्या था, तो सर अगर हम यहां पे प्लांट एनिमल और एनिमल रिप्रोडक्शन को छोड़ दें तो ये सभी हमको क्लास 9 की केमिस्ट्री में मिल जाएगा, और साथ ही यहां पे ये सभी हमको क्लास 9 का जो बायोलॉजी है उसमें मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा टॉपिक। और फिर ये सभी पोर्शन जो है ये आपको क्लास 9 का जो फिजिक्स वाला पोर्शन है उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ध्वनि की, तो क्लास 9 में ही पढ़ना है ध्वनि का पूरा चैप्टर, साउंड का पूरा चैप्टर, तो ये भी आपका क्लास 9 के मतलब जो साउंड चैप्टर है उससे क्लियर हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में संतुलन, भौतिक संसाधन, वायु, जल और मिट्टी, मेरे मित्र नेचुरल रिसोर्सेज करके क्लास 9 के साइंस में एक चैप्टर है, वो चीज आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज करके जो आपके क्लास 9 में साइंस है, साइंस का चैप्टर है, वो अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो ये आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वायु, जल एवं मृदा पोषण, ओजोन परत में छेद एवं इसके संभावित खतरे, जैव रासायनिक चक्रण, जलीय चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये सब भी आपको क्लास 9 के सिलेबस में ही दिया हुआ है, तो ये आपका वहां से पूरा हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखेंगे, मतलब आप कह सकते हो क्लास 9 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब पूरा का पूरा जो साइंस बुक है वो आपको कंप्लीट करना होगा। और साथ ही मेरे मित्र अगर हम लोग अगले टॉपिक की बात करें तो आपका अम्ल, भस्म और लवण आ जाता है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, क्लास 10 का पोर्शन है। ये आपका धातु कर्मीय, मेटालर्जी, धात्विक समान धातुओं के गुण, रासायनिक बंधन, मेरे मित्र ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड है, जो कि आपके केमिस्ट्री 10th का पोर्शन है। और फिर आपका नेक्स्ट है तत्वों के वर्गीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तत्वों के मेंडलीव की आवर्त तालिका, तत्वों के गुणों का परिवर्तन, ये पूरा का पूरा आपका पीरियोडिक टेबल है जो कि क्लास 10th केमिस्ट्री में पढ़ना है। हमारा पर्यावरण, पर्यावरण की समस्याएं, हम क्या कर सकते हैं, जैव विघटित और जैव अविघटित ओजोन क्षरण, आवर इन्वायरमेंट करके भी आपके क्लास 10th के साइंस में एक चैप्टर दिया हुआ है। यानी कि ये पूरा का पूरा आपका ये आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट हो गया, ये मेटल एंड नॉन मेटल हो गया, ये पीरियोडिक टेबल हो गया, और ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, जो कि आपको क्लास 10th के केमिस्ट्री में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपका है सजीवों को परिभाषित करें, पौधे एवं जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन एवं उत्सर्जन की मौलिक अवधारणा, जड़ नीचे की तरफ क्यों बढ़ते हैं, क्या हमें उन्हें ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं, तना ऊपर की तरफ क्यों बढ़ता है, पौधे में गति, मतलब मेरे मित्र आपका जो क्लास 10th का बायोलॉजी है, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, जिसमें आपको पोषण के बारे में पढ़ना है, श्वसन के बारे में पढ़ना है, उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है, परिवहन के बारे में पढ़ना है, और साथ ही जो यहां पे कहा जा रहा है कि जैव ऊपर के जड़ नीचे की तरफ क्यों बढ़ते हैं, और फिर जो है आपका तना जो है ऊपर की तरफ क्यों बढ़ता है, ये सब के सब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से है, नियंत्रण एवं समन्वय से है। और मेरे मित्र नियंत्रण एवं समन्वय में आपका सारा चीज आ जाएगा, प्रतिवर्ती क्रियाएं, तंत्रिका तंत्र, ये सब के सब आ जाएंगे। मतलब क्लास 10th का बायो का लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर आप कर लेते हैं तो ये वाला पॉइंट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधे से जंतुओं में प्रजनन, परिवार नियोजन की विधि, और साथ ही HIV एड्स क्लास 10th का पोर्शन है, चला जी रिप्रोडक्शन वाला, और अनुवांशिकी एवं जैव विकास, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, सर ये भी क्लास 10th के बायो का पोर्शन है। अब फिजिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट पहले दे दिया है, विद्युत परिपथ, यानी कि क्लास 10th का आप करंट चैप्टर पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका चुंबक, मेरे मित्र क्लास 10th में ही पढ़ना है। अब सर इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय बल रेखाएं, ध्यान में रखेंगे कि ये सिर्फ सिलेबस नहीं दिया है, इन्होंने पूरा का पूरा टॉपिक दे दिया है, और अगर आप इतने टॉपिक को क्लियर नहीं करते हो तो मेरे मित्र ये आपके लिए खतरा का घंटी होगा। तो आप कोशिश करेंगे कि सर इन सभी टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते चले जाएं। नेक्स्ट मेरे मित्र अभिसारित और अपसारित प्रकाश, मतलब पूरा का पूरा लाइट चैप्टर आपको पढ़ना होगा। आप अगर पढ़ के देखेंगे तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, संबंध, अवधारणा, यथा वक्रता केंद्र, प्रधान अक्ष, प्रकाश केंद्र, फोकस, फोकस दूरी, अपवर्तन के नियम, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मानव आंख, ये सभी आपका क्लास 10th का पोर्शन है। क्लास 10th का फिजिक्स पोर्शन है जो कि आपका लाइट चैप्टर है, उसी में आपका ह्यूमन आई भी इंक्लूड है।
नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे तो सर प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा यथोचित उपयोग, वन तथा वन प्राणी, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, आम लोगों की सहभागिता, चिपको आंदोलन, विश्व परिदृश्य के संदर्भ में संरक्षण के कानूनी पहल। मेरे मित्र यहां पे ये वाला जो पोर्शन है प्राकृतिक संसाधन वाला, तो ये क्लास 9 से तो आपका क्लियर होगा ही होगा। साथ में थोड़ा सा आपको ये जो कोयला तथा पेट्रोलियम है सर, इसके लिए आपको क्लास 8 का चैप्टर पढ़ना होगा। कोल एंड पेट्रोलियम वाला जो चैप्टर है आपके क्लास 8 के केमिस्ट्री में, उसको क्लियर करना होगा। और ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो चिपको आंदोलन और विश्व परिदृश्य के संदर्भ में बात की गई है, तो चिपको आंदोलन वगैरह आप सभी अच्छे से जान रहे होंगे। तो अगर आप क्लास 7 का भी थोड़ा सा साइंस का जो पोर्शन है उसको कनेक्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरा पोर्शन ही आपका क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट है ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सर क्लास 10th में आपको पढ़ने के लिए है। मानव के व्यवहार के लिए ऊर्जा की विभिन्न उपयोगिता, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, जल, नाभिकीय ऊर्जा, ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत। यानी कि ये पूरा का पूरा आप कह सकते हो जो सिलेबस दिया गया है वो क्या है, तो सर क्लास 9th का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। और साथ में आपका क्लास 10th का भी सर क्या है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर आप स्टेट पेपर 1 के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं और आपका सब्जेक्ट साइंस है, तो मेरे ख्याल से क्लास 9th और क्लास 10th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना चाहिए। ध्यान में रखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो सिलेबस दिया गया है, इससे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 100 मार्क का होगा, निगेटिव इसमें नहीं है। और आपका जो 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसमें क्या है, तो सर आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल। ध्यान में रखेंगे कि आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और अदर स्किल से संबंधित आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या होगा, तो टीचिंग एंड लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग एंड टाइप, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये सारी चीजें। और मेरे मित्र इसके बाद अगर हम टीचिंग मेथड की बात करेंगे तो टाइप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ मेथड्स, लेसन प्लान, फिर आपका माइक्रो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, क्वालिटीज ऑफ टीचर, इवोल्यूशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, करिकुलम, फैक्ट्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। मेरे मित्र जो आपका बीएड का सिलेबस रहा है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी बीएड में पढ़ा है, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपका कवर हो गया होगा। और थोड़ा बहुत सेट प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपके लिए रामबान हो जाएगी। और अगर हम अदर स्किल की बात करें तो जनरल नॉलेज और फिर इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि मैथ, जीके, जीएस, इन्वायरमेंटल साइंस और रीजनिंग, इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये 20 क्वेश्चन होगा। और जो बाकी आपने ये वाला सिलेबस देखा है, ये सब के सब 30 क्वेश्चन में ही आ जाएंगे। तो मेरे मित्र जो आपका ये आर्ट एंड टीचिंग एंड अदर स्किल है, जो 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसके लिए सिलेबस ये है, और जो 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उसके लिए सिलेबस आपने देख लिया। तो अब ऐसे में सवाल है कि सर ये सभी चीजें कहां से पूरी होगी, तो मेरे मित्र ये जो आपका आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल है, इसके लिए आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो लगातार वे पे। और बाद बाकी बात रही किसकी, सर जो 100 क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमारे पास 100 क्वेश्चन है, इसके लिए तो हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा कवर करना होगा। बिल्कुल मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल है, अगर आपके पास, मैं फिर कह रहा हूं, अब आप लोग यहां से उछलना शुरू कर देंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे पेपर यहीं से आएगा, हमारा नोट्स ले लो, ये कर लो। मेरे मित्र आप खरीदो उस नोट्स को, आप पढ़ो उनसे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आपकी सहायता के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कहीं से भी पढ़ो, हवाई जहाज उड़ा के पढ़ो, इसरो पे चले जाओ, नासा पे चले जाओ, चिल्ला मत भूलना कि एनसीईआरटी 9th और 10th आपको कवर करके जाना है। आप कहीं से भी पढ़ के जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 100 अध्याय सेल्फ स्टडी के रूप में चला जी। आप एनसीईआरटी 9th 10th का जो साइंस है, अगर आपको पास होना है तो जो एनसीईआरटी 9th 10th का साइंस है उसको आप जरूर पढ़ लेंगे सर, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। सर ध्यान में रखिएगा 100% आपके सिलेबस जो है वो कहां से मैच करेंगे, तो सर एनसीईआरटी पैटर्न से मैच करेंगे। आप कहेंगे सर बिहार का एग्जाम है तो एनसीईआरटी बुक हवा में चला गया, नहीं गया चला। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप
एससीईआरटी का बुक उल्टाएंगे तो आपको हूबहू सारी चीजें मिल जाएगी। सवाल ये है कि सर अगर हम एससीईआरटी भी लगा लेते तो ज्यादा बेटर होता। तो मेरे मित्र उतना समय है नहीं आपके पास कि आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे और फिर एससीईआरटी का भी थ्योरी करोगे। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, जब दोनों का कंटेंट सेम है तो आप ये कर सकते हो, एनसीईआरटी का आप थ्योरी पढ़ लो, एनसीईआरटी का पूरा थ्योरी पढ़ लो और साथ में आप क्या करो तो सर एससीईआरटी का जो क्लास नाइन्थ और टेंथ का जो पूरा साइंस का एमसीक्यू है आप उसको लगा लेना। और मेरे मित्र इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करोगे एग्जाम के बाद कि सर पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा लड़ गया। ठीक है, तो आप सबों को बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। अभी एग्जाम डेट आपका नोटिफाई नहीं हुआ है तो आपके पास मौका है और आप आज से ही सर शुरू कर दीजिए कि जो आपका एनसीईआरटी 9, 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जब वो पूरा खत्म हो जाए तो सर आप कोशिश करें कि एनसीईआरटी का जो 9th और 10th साइंस का पूरा एमसीक्यू है सर आप उसको लगा लेंगे, आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। साथ में मेरे मित्र आप लोग एक और काम करेंगे कि जो आपका 2011 और साथ में जो 2019 का जो स्टेट पेपर हुआ है इसके एमसीक्यू को आप जरूर देख लेंगे। हालांकि उस वक्त जो हुआ था उसमें आपके 50 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे गए थे। तो आप ये कोशिश करेंगे कि 2011 और 2019 में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं, इवन फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन तीनों मिला के पूछे जाने हैं। तो आप उसको एक बार जरूर पढ़ लेंगे, इससे एक आइडिया लग जाएगा आपको कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो क्या रहने वाला। हालांकि लेवल की बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पे बिहार है सर, यहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है फंसाने के लिए। आपने बीपीएससी ट्री का एग्जाम देख लिया है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2011 और 2019 में हुए ये आपको एक रास्ता बताएगा। बाद बाकी का जो टॉपिक है वो बिहार बोर्ड की तरफ से जारी कर दी गई है। तो मेन कंटेंट आपका ये है, एनसीईआरटी साइंस का बुक 9, 10th आपको पढ़ना है, साथ में एससीईआरटी एमसीक्यू लगा लेना है और 9, 10th का पढ़ेंगे तो एमसीक्यू आप लगाएंगे ही। और ये जो 2011 का और 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो आपके लिए रामबाण इसलिए होगा कि क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा। और मेरे मित्र क्वेश्चन का लेवल मैंने देखा है बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं रहा है, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो इससे होगा क्या कि एक कॉन्फिडेंस जग जाएगा और मेरे मित्र आपकी तैयारी यहां से संपूर्ण हो जाएगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको किसी की सहयोग की जरूरत नहीं होगी, आप बेहतर तरीके से एग्जाम दे पाएंगे। तो अगर आप पेपर 1 के लिए साइंस सब्जेक्ट रखें और साइंस से अप्लाई किए हैं तो जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना है और हमें क्या करना है, तो सर आपके लिए ये बुक है। बाद बाकी अभी आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी देखने को मार्केट में, आप सारा चीज से पढ़ो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी का कॉम्बिनेशन नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अगर आप इसको स्किप करते हैं और आप कोई भी रामबाण चीज पढ़ लेते हैं तो सर वो रामबाण पूरा का पूरा वहां पे सर फेल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्या टॉपिक है और इसको करने के लिए आपके पास क्या हथियार होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आप सभी बखूबी समझ पाए होंगे। और साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।